नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। एक बार फिर से छोटा सा वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जितने भी पिछले 10 साल में जितने भी वनडे एग्जाम आपके हुए हैं, एक दूसरी परीक्षाएं हुई हैं और उसमें सामान्य अध्ययन से जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं या पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में आने की संभावना आपकी ज़्यादा है, उनका एक कलेक्शन होगा। अगले से 10 से 15 मिनट यदि आप इस वीडियो को पूरा तक अंत तक देखते हैं, देखने में इन प्रश्नों की संख्या आपको 10 दिखाई दे रही होगी। विभिन्न हर सेक्शन से यहाँ पे लेने का प्रयास किया है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका संविधान हो या फिर आपका विज्ञान हो, है ना, करंट अफेयर्स आपका हो, उनको मैंने समायोजित किया गया है। और साथ ही साथ इसको जो है आप क्या करिएगा, पूरा एक कापी पेन लेके अपने साथ बैठिएगा और जो चीज़ें आपको आ रही हैं उसको आप हल करिए। कमेंट सेक्शन में आपने कितना नंबर पाया है वो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं उसको आप अपने नोटबुक में क्या करिएगा, आप वो सॉल्व कर लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं। आज का जो सेशन का पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है आपका, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है। एक पर्यावरणीय संस्था है ग्रीन पीस इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो एक याद रखिएगा, यूरोपीय देश आपका पड़ता है, यूरोपीय देश है नीदरलैंड कहिएगा या हॉलैंड कह लीजिए। और हॉलैंड में एक शहर आपका पड़ता है एम्स्टर्डम, है ना। हॉलैंड के शहर एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। एक पर्यावरणीय संस्था, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जहाँ पर आपका ईवीएस से संबंधित प्रश्न आता है, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आता है। ये क्वेश्चन 100% आपका पूछा गया है। यूरोपीय देश हॉलैंड की राजधानी या नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम ही है। और ये ध्यान रखिएगा, यह जो राजधानी क्षेत्र है वो किस लिए जाना जाता है, तो यह हीरे की कटाई के लिए आपका प्रसिद्ध है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी हॉलैंड के एक शहर पड़ता है हेग, हॉलैंड के हेग शहर में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय भी स्थित है। तो ये चीज़ सभी चीज़ें आपसे जब में पूछी जाती है, इसको आपको याद रखना होगा। इंटरनेशनल कोर्ट में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इसमें वर्तमान समय में यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह कौन है। यह ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि इंटरनेशनल कोर्ट में वर्तमान समय भारत के रिप्रेजेंटेटिव जज कौन है, तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर जो है कमेंट करना होगा, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि भारत के किस स्थान पर जो है वह अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का मिलन होता है। तीनों का मिलन बिंदु आपसे पूछा गया है, कहाँ पर है। बंगाल की खाड़ी हो, हिंद महासागर हो और अरब सागर का मिलन बिंदु कहाँ पे है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताया कि भारतीय मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है ना, भारतीय मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है और उस पॉइंट का नाम कन्याकुमारी है ना। भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है, या इसी को आप केमोरिन के नाम से भी जानते हैं, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा इस बिंदु से होकर गुजरती है। इसी बिंदु पर ये ट्राई जंक्शन है, मतलब अरब सागर, हिंद महासागर और साथ ही साथ आपकी बंगाल की खाड़ी, तीनों का मिक्सअप या मिलन कह लीजिएगा कन्याकुमारी में आपका होता है। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु या सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और यह किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, अजातशत्रु का संबंध किस वंश से है। भारतीय इतिहास या कह लीजिए प्राचीन इतिहास से लिया गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपको बनता है। अजातशत्रु किससे संबंधित है, तो बताइएगा हर्यक वंश से। हर्यक वंश के संस्थापक, ठीक है, इनको माना जाता है। और याद रखिएगा, इन्हीं के शासन काल में महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध संगीतियाँ आपकी 4 बौद्ध संगीतियाँ आपकी हुई थी, उसमें से संभवतः पहली जो बौद्ध संगीतियाँ आपकी हुई थी वो इन्हीं के शासन काल में हुई थी, है ना। राजगृह में ये आपकी हुई थी। अजातशत्रु शासन काल में ये आपकी संगीति प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इसका संबंध किससे है, तो हर्यक वंश, आप इनको बता दीजिएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सिंधुकालीन सभ्यता का स्थल कालीबंगा की लोकेशन आपसे पूछा गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास से बनने वाला यह क्वेश्चन। कालीबंगा की लोकेशन आपसे पूछी गई है। सिंधुकालीन सभ्यता कहिएगा या हड़प्पा कालीन सभ्यता कह लीजिए।
कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? भारत में। देखिए 3 देशों में सिंधुकालीन सभ्यता का विस्तार पाया जाता है, भारत है, पाकिस्तान है और साथ ही साथ आपका अफगानिस्तान है। इन 3 देशों में सिंधुकालीन सभ्यता या हड़प्पाकालीन सभ्यता आपकी पाई जाती है। और कालीबंगा के लोकेशन अगर आपसे पूछी जाए तो ये बता दीजिएगा राजस्थान, है ना। राजस्थान, भारतीय राज्य राजस्थान में जो है इसकी लोकेशन है और किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो एक नदी याद रखिएगा, घग्गर। घग्गर नदी इसके पास से प्रवाहित होती थी। और कभी कभी आपसे ऐसे पूछा जाता है कि सिंधुकालीन सभ्यता के किस स्थान से काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं? काले रंग की चूड़ी याद रखिएगा, अग्नि पूजा के साक्ष्य याद रखिएगा और साथ ही साथ लकड़ी के नाली के साक्ष्य अगर आपसे पूछा जाए किस सिंधुकालीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं तो वह भी आपको बताना होगा, क्या? कालीबंगा ही बताना होगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। मध्यकालीन इतिहास से पूछा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी की जो रचनाकार तो आपसे नहीं पूछा गया है। बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी और यह किस भाषा में लिखी गई है? इसकी भाषा आपसे हमेशा पूछी जाती है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वह आपकी हमेशा बनी रहती है। किस भाषा में है? तो इसकी भाषा याद रखिएगा तुर्की। तुर्की भाषा में जो है ये आपकी कविताएं ये आत्मकथा आपकी लिखी गई है। और रचनाकार का नाम अगर पूछता है किसकी ये कृति है तो बाबर बता दीजिएगा, है ना। इसके बाद दिया है नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी कहा जाता है। साथ में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। संविधान के सोर्सेज आप पढ़ते हैं, संविधान के स्रोत आप पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के पहले कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था और उन देशों के जितने भी अच्छी चीज़ें हैं उनको भारतीय संविधान में क्या कर दिया गया है? कलेक्ट किया गया है। वही चीज़ आपसे पूछी गई है जो आपका नीति निर्देशक तत्व है, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4, है ना, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक में है। डीपीएसपी यह कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बता दीजिएगा, आयरलैंड, है ना। आयरलैंड से ये आपके लिए गए हैं। यूरोपीय देश है आपका डीपीएसपी। और आयरलैंड की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। यूरोपीय देश आयरलैंड से आपके डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके लिए गए हैं और यहाँ की राजधानी क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है ना, और साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो 12 विशेष व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, ये दोनों ही व्यवस्था जो है इसी आयरलैंड के संविधान की देन है। तो आयरलैंड से 3 चीज़ें याद रखिएगा। पहला आपका डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दूसरा आपका जो है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और तीसरी चीज़ याद रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 विशेष व्यक्तियों का मनोनयन की जो प्रणाली है वह भी आपकी यहीं से आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, मृगमरीचिका किस प्रकाशीय घटना से संबंधित है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, मृगमरीचिका का संबंध किससे है? मृगमरीचिका पहले होता क्या है ये जान लीजिए। कभी आप रेतीले क्षेत्र में जाइएगा, रेगिस्तानी क्षेत्र में जाइएगा तो जहाँ पे आप खड़े हैं खूब तेज धूप हो और वहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे लगभग 250 या 500 मीटर की दूरी पे समझ लीजिए कि आपको ऐसा आभास होता है वहाँ पर पानी है। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पानी आपको नहीं मिलता है बल्कि रेत मिलती है, ठीक है ना। तो यही दृष्टि भ्रम की एक घटना है जिसे आप मृगमरीचिका के रूप में जानते हैं। यह घटना स्पेशली हिरण के संबंध में होती है, इसीलिए इसको आप क्या कहते हैं? मृगमरीचिका कहा गया है। यह घटना किससे रिलेटेड है? तो याद रखिएगा प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। इसको याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई उदाहरण हैं इस घटना के जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो मृगमरीचिका आप याद रखिएगा। इसके अलावा पृथ्वी का नीला दिखाई देना हो गया, है ना। पृथ्वी क्यों नीली दिखाई देती है? इसी कारण पृथ्वी का नीला दिखाई देना हो गया, शीशे की दरार का चमकना हो गया, हीरे का चमकना हो गया, है ना। और जो ऑप्टिकल फाइबर टेक्निक आपकी आई है और साथ ही साथ जो इंडोस्कोपी की टेक्निक है जिससे कि आपकी शरीर के आंतरिक अंगों की जांच की जाती है, वह सभी घटनाएं आपकी इसी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप लोग को इसको आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? संविधान से लिया गया एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। विभिन्न दिवस आपसे पूछे जाते हैं आपको 12 महीने का
जितने भी 12 महीने आपके हैं, जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, है ना, इन सबको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। हमेशा प्रश्न बनते हैं। यहाँ फिलहाल पूछा गया पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर आपका होगा 24 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को जो है यह दिवस आपका मनाया जाता है। आपने पढ़ा होगा पंचायती राज व्यवस्था, और पंचायती राज व्यवस्था भारत में प्रभावी कब से हुई थी, संवैधानिक इसको दर्जा कब दिया गया था, तो 24 अप्रैल सन 1993। देखिए 1992 ईस्वी में एक संशोधन आपका होता है, और इस संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को जो है भारतीय संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। और ये संशोधन आपका कब प्रभावी हुआ था, तो 24 अप्रैल 93 में। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को जो है आपका क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389।